नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदेश में गड्ढा मुक्त होंगी सभी सड़कें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के बाद 1 माह में सभी सड़कों को ठीक करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए हेली सेवाओं का होगा विस्तार। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के दिए निर्देश। सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में आयोजित दिशा की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा। हरेला के उपलक्ष्य में पौधा भी रोपा। और डेंगू के प्रकोप की आशंका को देखते हुए देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने की व्यापक तैयारियां। घर घर जाकर नष्ट करवाए जा रहे डेंगू के लार्वा, लोगों को किया जा रहा जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के बाद 1 माह में प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज अपने सरकारी आवास में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून अवधि के बाद सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने आगामी कांवड़ मेले के दृष्टिगत सुरक्षात्मक रूप से सभी तैयारियां पूरी करने के साथ ही सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं बेहतर रखने और घाटों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता के अनुसार ही निर्माण कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने पर्यटन स्थलों पर बेहतर पार्किंग व्यवस्था बनाने के लिए रिक्त स्थानों को चिन्हित कर पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में किसी तरह की जीएसटी चोरी न हो। जरूरत पड़ने पर इसके लिए अभियान चलाया जाए। साथ ही जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए हेली सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में हुई नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक में उन्होंने अधिकारियों से राज्य में हवाई कनेक्टिविटी पर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर इसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता है उसका पूरा प्रस्ताव बनाया जाए। देहरादून के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में काम करने की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और डेस्टिनेशन उत्तराखंड की सफलता के लिए हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार कर उसे मजबूती देना आवश्यक है। बैठक में कुमाऊं मंडल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर में तेल भरने के लिए एक फ्यूल पंप और तेल के बैरल का परिवहन करने के लिए वाहन खरीदने का अनुमोदन दिया गया। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिहाज से दिशा की बैठक महत्वपूर्ण होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर कम से कम 100% लाभ जनता तक पहुंचाना है। बैठक में मुख्य रूप से आपदा, पर्यावरण, जिले में एयरपोर्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण संबंधी विकास कार्यों के साथ ही मनरेगा, NRLM, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, फसल बीमा योजना समेत तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई। इससे पूर्व सांसद ने हरेला के उपलक्ष्य में पौधरोपण भी किया। दिशा की बैठक में पूरी तरह से हम केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। चूँकि केंद्र में अभी नई सरकार बनी है और मैं दूसरी बार मुझे अपने क्षेत्र के लोगों ने संसद में भेजा है, इसलिए मैंने बिना विलंब किए ही, क्योंकि 22 तारीख से संसद चलने वाली है, उससे पहले ही दोनों जिलों की, आज मैं उधम सिंह नगर की और कल को मैं नैनीताल जिले की दिशा बैठक कर रहा हूँ, ताकि कहीं पर भी कार्य प्रभावित ना हो, रुके नहीं। क्या क्या काम हमने किए थे पिछली बैठक में, पिछले साल में, उनका अद्यतन स्थिति क्या है,
आगे के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं और कहां पर कमियां आई हैं, कैसे हम पूर्ति करेंगे और उसकी स्पीड को हमको द्रुत गति से बढ़ाना है, ताकि इस साल वित्तीय वर्ष के बाद हमको नई योजनाएं फिर धनराशि मिल जाएगी। वहीं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि जिले में 15,242 आपदा प्रभावितों को 7.83 करोड़ की सहायता राशि वितरित की गई है। मॉनसून की बारिश के साथ ही डेंगू के प्रकोप की आशंका भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्तियों को निर्देशित किया गया है। अब तक आशा कार्यकर्तियों ने 1,63,000 से अधिक घरों का निरीक्षण किया है। इनमें से 1,378 स्थानों पर डेंगू का लार्वा मिला है। जगह जगह जलभराव भी हो रहा है, तो उसके लिए उससे पहले ही हम लोगों के द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक डेंगू से बचाव की एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें शहरी क्षेत्र में जो हमारे 100 वार्ड हैं, इसमें 591 आशाएं तथा उनके ऊपर 25 आशा फैसिलिटेटर इसमें लगाए गए हैं। और ये हमारी जो आशाएं हैं घर घर जाके लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, और जहाँ कहीं भी यदि लार्वा मिल रहा है तो उसको नष्ट भी कर रही हैं। सीएमओ के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूलों का निरीक्षण करते हुए डेंगू नियंत्रण उपायों पर नजर रखने और बच्चों को फुल आस्तीन की शर्ट पहनकर स्कूल आने के निर्देश जारी करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस आशय के निर्देश सभी स्कूल प्रबंधकों को भेजे हैं। हमने शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करके ये निर्देश जारी किए थे कि जो भी बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो फुल बाजू के कपड़े स्कूल ड्रेस पहन के आएंगे। तो जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी टीम के द्वारा भी स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो अधिकतर जगह पे ये देखा गया है कि बच्चे फुल स्लीव के कपड़े पहन के स्कूल ड्रेस पहन के स्कूलों में आ रहे हैं। यहाँ वक्त तो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। आगामी 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे ओलंपिक की 20 किलोमीटर वॉक रेस कंपटीशन में चमोली निवासी परमजीत बिष्ट भी हिस्सा लेंगे। जिले के खल्ला मंडल निवासी परमजीत बीते 5 वर्षों से राष्ट्रीय और 2 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार मेडल हासिल करते आ रहे हैं। इस वर्ष उनका चयन पेरिस में होने जा रहे ओलंपिक की 20 किलोमीटर वॉक रेस के लिए हुआ है। वॉक कोच गोपाल बिष्ट परमजीत की उपलब्धि से काफी खुश हैं। पेरिस में ओलंपिक होने जा रहा है। हमारे इस ग्राउंड का छात्र परमजीत सिंह, उसको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और भी बच्चे जो हैं लगे हुए हैं जो इसमें अभी विगत कई वर्षों से यहाँ के इस ग्राउंड से लगभग 100-150 बच्चे जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभाग कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने जो है मेडल भी लिए हैं। अब सबसे पहले परमजीत, इससे पहले मनीष रावत जो है ओलंपियन हुआ था रियो में। अब ये हमारे जनपद चमोली और गोपेश्वर के लिए एक सौभाग्य का बात है कि यहाँ से दूसरा बच्चा जो है रेस वॉक में परमजीत जो है वो पेरिस के लिए जा रहा है। वहीं परमजीत के पिता जगत सिंह बिष्ट और माता हेमलता देवी ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है कि उनका बेटा पेरिस ओलंपिक में भाग लेने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि परमजीत देश के लिए पदक जरूर जीतेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे परमजीत जैसा बेटा मिला जिसने देश का नाम रोशन करके और आज पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बेटा परमजीत देश का नाम रोशन करेगा और पूरे देशवासियों को गौरवान्वित करेगा।
कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए 4 दिन तक विभिन्न खेलों में चयन ट्रायल आयोजित हुए। आज इसका आखिरी दिन था। खेल समन्वयक विनोद पंत ने बताया कि चयनित खिलाड़ी जिला स्तर पर अपना दमखम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री उदयीमान खेल योजना है, इसमें जो है 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14 इन बालक बालिकाओं का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। ये 15-16 को जो है बालिकाओं का था और 17-18 जो है बालक वर्ग का है। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर जो इन बच्चों ने 6 बैटरी टेस्ट देने हैं, इन 6 बैटरी टेस्ट में जिन बच्चों का सर्वाधिक अंक आएंगे वो जनपद पौड़ी में वहाँ पर जाकर प्रतिभाग करेंगे और जितने ब्लॉक आएंगे पौड़ी में 15 ब्लॉक हैं, 15 ब्लॉकों के बच्चों के साथ फिर इनका कंपटीशन होना है और ये बच्चे जो निकलेंगे उनको वहीं पर 1500 रुपये पर मंथ मुख्यमंत्री जी की तरफ से इन बच्चों को प्रोत्साहन राशि जो है 1500 रुपये पर मंथ इनको क्रीड़ा के उत्थान के लिए उन बच्चों को दिया जाएगा। चयन ट्रायल में भाग लेने पहुंचे बाल खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह देखा गया। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रखा हूँ। मैंने सारे खेलों में पार्टिसिपेट किया है। मैंने एक तो मेडिसिन बॉल में पार्टिसिपेट किया है और एक रनिंग में भी पार्टिसिपेट किया है, लॉन्ग जंप में भी पार्टिसिपेट किया है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ और मैं कोटद्वार से हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सब अच्छी रहे। खो खो, रेस, जंप, मेडिसिन बॉल, रिजबैंड। वहीं अपने एनजीओ की ओर से वाटर कूलर भेंट करने स्टेडियम में पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कोटद्वार की टीम को बधाई दी। 14 से 16 जुलाई तक देहरादून में आयोजित चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटद्वार जैसे शहर के खिलाड़ी भी आज राज्य स्तर पर चमक रहे हैं, ये खुशी की बात है। वाटर टैंक की मांग हुई थी, वाटर जो कूलर होता है पानी पीने का, तो मेरे जो एनजीओ है और जय दुर्गा सामाजिक कल्याण उसके माध्यम से हमने एक वाटर कूलर यहाँ पर दिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ मैं जब पहुँची तो बॉक्सिंग के हमारे जो बच्चे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं वो स्टेट लेवल पर मेडल्स जीत के आए हैं, लड़के और लड़कियाँ। छोटे से शहर कोटद्वार से यहाँ से जीतकर आना पूरे स्टेट लेवल पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभागार में 3 दिन से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, भारत नेपाल अध्ययन केंद्र और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में 3 दिन तक गहन मंथन हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। पहली कार्यशाला अपने अल्मोड़ा में आयोजित हुई है और जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद नई दिल्ली, भारत नेपाल अध्ययन केंद्र नई दिल्ली और हमारे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के तत्वावधान में इसका एक भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो पुरातन वैभव अपने मानसखंड का रहा है उस पुरातन वैभव को बरकरार रखते हुए हम इसमें भविष्य की रूपरेखा कैसे तय कर सकते हैं। और ये जो वर्कशॉप है, जो कार्यशाला है, ये केवल हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है या फार वेस्टर्न नेपाल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और सुखद परिणाम होंगे। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ हम इस कार्यशाला को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यशाला में मानस खंड से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। इसमें वहां की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, रहन सहन, पर्यटन, भौगोलिक विस्तार आदि विषय शामिल थे। यहाँ पर 3 दिवसीय सेमिनार किया जा रहा है और ये जो 3 दिवसीय सेमिनार है ये मानसखंड क्षेत्र को समझने के लिए, वहाँ की सांस्कृतिक, भौगोलिक और जो वैदिक काल से लेकर के जो वहाँ का भौगोलिक विस्तार दिया गया है उस चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर विभिन्न प्रोफेसर्स और उस क्षेत्र के जानकार लोग, संस्कृति प्रेमी, पर्यावरणविद और जो भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रों को समझ सकते हैं, वो सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।